हमारी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन योद्धा हुए हैं। मैं आप लोगों को डीआर फैक्ट्स के ज़रिए दुनिया के 10 ऐसे वॉरियर ग्रुप्स के बारे में बताना चाहता था जिनकी गाथाएं आज भी पूरी दुनिया में गाई जाती हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको टॉप 5 वॉरियर ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखें और ये पार्ट बाद में देखें। लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ प्लीज़ यार, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एसीरियंस लोग थे असीरिया के, जो कि मेसोपोटामियन किंगडम के अंडर आया करते थे, जो कि इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के आसपास का इलाका हुआ करता था। एसीरिया की राजधानी असुर थी, जिसकी खोज आज से 4500 साल पहले की गई थी। सन 1100 ईसा पूर्व से लेकर सन 700 ईसा पूर्व तक इन लोगों ने पूरी दुनिया को अपना प्रकोप दिखाया। मिस्र से लेकर ईरान तक एसीरियंस का बोलबाला था। असीरिया को एंशिएंट वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर पावर कहा जाता है। आप एसीरियंस की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनका राज सीरिया, इराक, टर्की, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड, रशिया, ग्रीस, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और भी बहुत सारे देशों में चलता था। शीथियंस, ये लोग एग्जिस्ट करते थे 700 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। शीथियंस ऐसे लोग थे जिन्होंने ना ही सिर्फ एसीरियंस को हराया बल्कि आज के मिडिल ईस्ट, रशिया और यूरोप पर राज किया। ये ऐसे ईरानी घुड़सवार योद्धा थे जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी और 400 साल तक उस पर राज किया था। सीथियंस अपनी ज़िंदगी का हर एक युद्ध फ़ेरो का आशीर्वाद लेकर ही लड़ते थे। फ़ेरो के हुक्म पर ही इन्होंने सीथियंस ने असीरियंस पर ताबड़तोड़ हमला किया था। युद्ध इतना ज़्यादा खौफनाक था कि असीरियंस का अस्तित्व ही मिट गया और सीथियंस ने मीडियन एस्ट्रोक्रेसी यानी ईरान पर अपना परचम लहरा दिया। ये लोग लूट मार में विश्वास रखते थे और काफ़ी बेरहम होते थे। इनकी बेरहमी का एक वाक्य भी इतिहास में लिखा गया था कि वो हमेशा से ही बहादुर हैं। वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाँ में कब्रें खुद रही हों। वो आएंगे और तुम्हारी फसलें खा जाएंगे। वो आएंगे और तुम्हारे बेटे बेटियों को खा जाएंगे। वो आएंगे और तुम्हारी भेड़ बैलों को खा जाएंगे। वो आएंगे और तुम्हारे परिवार को खा जाएंगे। वो आएंगे और तुम्हारा इतिहास खा जाएंगे और वो ज़रूर आएंगे। निंजा, ये नाम तो भाई सबने सुन रखा होगा। निंजा 12वीं सेंचुरी से लेकर 1868 तक एग्जिस्ट करते थे। निंजा यानी शिनोबी, इनको एक जासूस के तौर पर यूज़ किया जाता था। जासूसी के अलावा निंजास का इस्तेमाल असासिनेशन के लिए किया जाता था। असासिनेशन और मर्डर में जो फ़र्क है वो ये है कि मर्डर होता है किसी को जान से मारना और असासिनेशन होता है किसी फेमस पर्सनैलिटी या फिर किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को जान से मारना। ये लोग पैसों के बदले जासूसी और कत्ल जैसे काम को अंजाम देते थे। इनकी खासियत थी सरप्राइज अटैक करना। निंजास चुपके से और बड़े ही प्यार से खतरनाक कामों को अंजाम दिया करते थे और ये सब इतना सीक्रेटली होता था कि दुश्मन को तो क्या, इनकी खुद की परछाई को भी इनके इरादों के बारे में पता नहीं होता था। इनका काम था ही किसी को चुपके से मार डालना और ये अपने काम में माहिर थे। निंजास ईगा में एग्जिस्ट किया करते थे। दुनिया का सबसे काबिल निंजा हथौड़ी हांजो था। जी हाँ, अपना हथौड़ी। वो एक रियल हथौड़ी से इंस्पायर्ड है। सन 1579 में यानी 1579 में हथौड़ी और ईगा गांव के कुछ 100 निंजाज ने मिलकर एक पूरी फौज को हरा दिया था। कहते हैं कि हथौड़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा पेड फाइटर था, जिसका स्टाइपेंड आज के हिसाब से 60 करोड़ रुपए है। हर निंजा असासिन नहीं होता था। हथौड़ी भी एक असासिन नहीं था, वो एक फाइटर था। वो अपने राजा के लिए लड़ता था और समुराई के साथ मिलकर रहता था। और निंजा के हथियारों के बारे में बात करें तो निंजाज शूरिकेन, कटाना, निंजाटो, कुसारीगामा, कुनाई, नानचक ऐसे 17 टाइप के हथियार चलाते थे। स्पार्टन्स एग्जिस्ट करते थे 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी तक। ये लोग बेखौफ योद्धा थे। स्पार्टन्स ने थर्मोपली का युद्ध लड़ा था, जिसमें सिर्फ 300 स्पार्टन्स
3 लाख पर्शियंस के खिलाफ लड़े थे। एक स्पार्टा बनना सबके बस की बात नहीं थी। स्पार्टन्स बनने के लिए किसी को एक कठोर ट्रेनिंग और एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता था। स्पार्टन बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी कि अगर कोई बच्चा उस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता था तो उसे देश से ही निकाल दिया जाता था, उसे देश निकाला दे दिया जाता था। स्पार्टन्स में अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता था तो वो उसे माउंट टेगेटस पर मरने के लिए छोड़ देते थे। स्पार्टन्स वेपन में एक शील्ड, स्पीयर और स्वॉर्ड कैरी करते थे। थर्मोपली के युद्ध में 300 स्पार्टन्स की मदद ग्रीक्स ने पर्शियंस के खिलाफ लड़ने में की थी। 7000 ग्रीक्स ने 300 स्पार्टन्स का साथ देकर 3 लाख फौज से युद्ध किया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा खौफनाक युद्ध था। स्पार्टन्स की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 300 स्पार्टा ने 3 लाख की सेना की तूती बुला दी थी। सामुराई एग्जिस्ट करते थे 12th सेंचुरी से लेकर 1867 तक। सामुराई बहुत ही बेहतरीन योद्धा हुआ करते थे। सामुराई और निंजा दोनों एग्जिस्ट करते थे लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी जापान में। इन लोगों को बूशी भी कहा जाता था। जापानीज़ में बूशी का मतलब योद्धा होता है। सामुराई बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होते थे। किसी जगह पर सामुराई का होना एक कोड ऑफ ऑनर माना जाता था। सामुराई से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बिल्कुल नाइट्स की तरह ही एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करें। अगर जाति और ओहदे की बात की जाए तो सामुराई सबसे बड़ी जात होती थी और राजा के बाद सामुराई सबसे बड़ा रैंक ओहदा होता था। किसी छोटी जाति का बंदा सामुराई नहीं बन सकता था, यानी कि सामुराई बनने के लिए आपको अपर कास्ट का होना ज़रूरी था। ये लोग स्वॉर्ड फाइटिंग में धुरंधर होते थे। इनकी तलवारबाजी का सामना दुनिया में शायद ही कोई कर सकता है। सामुराई अपने दुश्मन के दिल में अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया करते थे। उनका खौफ इतना कहर बरसाता था कि दुश्मन उनसे सामना करने से ही घबराता था। सामुराई बहुत ही वीर, धीर और गंभीर समुदाय था। कटाना इनको जान से प्यारी होती थी। कटाना का नाम दुनिया की बेहतरीन घातक तलवारों में गिना जाता है। सामुराई तीर और तलवार दोनों चलाने में माहिर होते थे और इनके कवच को भेद पाना बच्चों का खेल नहीं था। Their fighting spirit and code of honor followed by the samurai were that made them legendary. सामुराई ने लगभग 700 साल तक जापान पर राज किया है। क्या आपने ध्यान दिया? सामुराई और निंजा एक साथ बने और एक साथ खत्म हुए क्योंकि निंजास को सामुराई को मारने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। जिस गांव में सामुराई होते थे वहाँ निंजा नहीं होते थे और जहाँ निंजा होते थे वहाँ सामुराई नहीं होते थे। लेकिन कुछ एक निंजा होते थे जो बाकी निंजा से अलग होते थे। एग्जाम्पल हथौड़ी हांजो। निंजा और सामुराई में एक मोटा फ़र्क ये भी था कि सामुराई सिर्फ अपर कास्ट का इंसान बन सकता था, लेकिन निंजा कोई भी बन सकता था। सामुराई राजा की सेना का हिस्सा हुआ करता था और निंजा पैसों के बदले काम किया करता था। निंजाज इस लेवल के स्पाई होते थे कि वो सामुराई के एरिया में घुसकर उनका कवच पहनकर उन जैसा हुलिया बनाकर उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर जासूसी किया करते थे। लेकिन कोड ऑफ ऑनर, डिसिप्लिन और पावर के मामले में सामुराई को निंजाज से ऊपर रखा जाता है। निंजाज को आप एंटी सामुराई कह सकते हैं। निंजाज की ड्यूटी होती थी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, झूठी अफवाह फैलाना और असासिनेट कर देना, जबकि सामुराई आर्मी के लिए काम करते थे। वो राजा के अंडर काम करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा जो बेल नोटिफिकेशन है उसकी नोटिफिकेशन ऑल पे स्विच कर लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।